नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। पीएच तक, पीएच किस पदार्थ का पीएच कितना होता है। आज हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि संगमरमर की अभिक्रिया HCl से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कोई गैस मुक्त हो रही है, इसे दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर तीर का निशान दे देते हैं और इसमें ये रहा एक बीकर जिसमें हम लोग डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को और इसमें डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। अभिक्रिया होने के बाद इस पाइप से निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस बीकर में आता है, परखनली में आता है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऊपर की ओर तीर का निशान दिया गया है। इससे पता चलता है कि कोई गैस निष्कासित हो रही है। आगे देखते हैं और इसमें क्या करना है कि जब इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होती है और इस गैस को चूना जल में प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, चूने का जल दूधिया रंग का हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा चूने का पानी और इसमें देख सकते हैं ये रहा चूने का पानी और जब इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो इसका रंग जो है दूधिया हो जाता है और अवक्षेप प्राप्त होता है। किस चीज़ का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट देख सकते हैं CaHCO3। यहाँ पर चूना जल में अत्यधिक अगर यानी कि आवश्यकता से अधिक अगर CO2 प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब बात करेंगे हम लोग धातुओं के ऑक्साइड की। तो धातुओं के ऑक्साइड जो है किस प्रकृति के होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो हैं भस्मीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि बात करेंगे धातुओं के ऑक्साइड के बारे में। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो भस्मीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, भस्मीय प्रकृति के होते हैं। आप लोग देख सकते हैं धातुओं के ऑक्साइड प्रायः भस्मीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यानी कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं एवं जल बनाते हैं। देख सकते हैं आप लोग MgO, Mg क्या है, मैग्नीशियम धातु है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का लवण प्राप्त होता है और जल बनता है। ठीक उसी प्रकार से जब Zn यानी कि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है तथा जल बनता है। ठीक उसी प्रकार से जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया
HCl से कराई जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड और जल बनता है। धातुओं के ऑक्साइड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं धातुओं के ऑक्साइड के बारे में लिखा गया है। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय अधातु, सॉरी हमने धातु कह दिया, अब बात करेंगे अधातु के ऑक्साइड की। तो अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड जो है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अभी आपने पढ़ा धातु के ऑक्साइड भस्मीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये जो हैं भस्म से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, जैसा कि CO2। अब CO2 की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि भस्म है से कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तथा जल बनता है। ठीक उसी प्रकार से अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया उदासीनीकरण होती है, यानी कि अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तब उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जो कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल का जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, क्या होता है जब अम्ल की अभिक्रिया जल से कराई जाती है। देखिए अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया, इसके बारे में, अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात जैसे ही अम्ल को जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, जैसा कि देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है और यहाँ पे ऊष्मा मुक्त होती है, यानी कि अम्ल की अभिक्रिया जब जल से कराई जाए, ये है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और ठीक उसी प्रकार से ये है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। रिमार्क यानी कि कुछ मुख्य बातें जिन्हें आपको याद रखना जरूरी होता है। क्या है रिमार्क में, इस अभिक्रिया के बारे में बताया गया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है अम्ल की जल के साथ ये ऊष्माक्षेपी है, अभी आपने ऊपर देखा, और इसी कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि परखनली के गर्म होकर टूट जाने का डर रहता है तथा कभी कभी अम्ल छलक कर बाहर आ जाने से शरीर के जलने की संभावनाएं रहती हैं, यह जल सकता है, शरीर का कोई भी अंग जल सकता है। अतः यही कारण है कि किसी भी अम्ल, सांद्र अम्ल को जल में, देखिए क्या लिखा है, किसी भी सांद्र अम्ल जल डालकर उसे तनु नहीं किया जाता, अर्थात अगर अम्ल सांद्र है तो उसमें जल नहीं डाला जाएगा, बल्कि जल में धीरे धीरे अम्ल को डाला जाता है। क्या किया जाता है, जल में धीरे धीरे अम्ल को डाला जाता है। यहाँ पर लिखा है जल को क्या किया जाता है, जल में अम्ल को डाला जाता है। इससे क्या होता है, कोई नुकसान भी नहीं होता है और कोई खतरा भी नहीं रहता है। यानी कि जब क्वेश्चन हो कि अम्ल को अगर तनु करना हो, सांद्र अम्ल को अगर तनु करना हो तो क्या किया जाएगा, अम्ल को जल में धीरे धीरे डाला जाएगा। पुनः आते हैं भस्म का जल के साथ अभिक्रिया। अगर कोई भस्म है, ये देखिए भस्म का जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि कोई भस्म जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो भस्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। कौन सा आयन बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, और ये अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देख सकते हैं आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक भस्म है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक भस्म है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक भस्म है। ये जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर पीएच पे आधारित कोई आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए, जैसा कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.001 मोल है, इसका पीएच क्या होगा, यानी कि पीएच निकालने पर आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखें, पीएच दिया हुआ है 0.001 मोल, अर्थात ये 1 दशमलव के कितने अंक के बाद है, 2 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, अर्थात 1 के नीचे 3 जीरो, 1 के बाद, यानी कि 1/1000। इसका मान हुआ 10 के पावर -3। इसको हम लोग लिख सकते हैं, पीएच का मान होता है -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर -log H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 10 के पावर -3। अब ये जो है pH डायरेक्टली +3 कहाँ से है, ये log का मान आप लोग पढ़ चुके हैं, ये माइनस में घात है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और log 10 का मान 1 हो जाता है। इसीलिए अभी हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये है log है, और log 10 का पावर -3 है। तो जब ये log ये माइनस इधर भी है, जब ये -3 इधर आएगा तो माइनस ये वाला और -3 ये वाला प्लस हो जाएगा, और log क्या बचेगा, log 10 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और log 10 का मान 1 होता है, अर्थात 3 × 1 = 3, यानी कि कितना आ गया, +3 आ गया। अब बात करेंगे तनु अम्ल की। तनु अम्ल क्या होता है, क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने देखा था तनु और सांद्र शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो बात करते हैं तनु अम्ल क्या है। तनु विलयन में सांद्र एवं तनु शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, तो विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा के लिए किया जाता है, यानी कि विलयन में सांद्र एवं तनु शब्द का प्रयोग विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा के आधार पर किया जाता है। जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है उसे तनु अम्ल कहा जाता है, तथा तनु अम्ल में जल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम है उसे तनु, या फिर बोल सकते हैं जिस विलयन में जल की मात्रा अधिक हो उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहा जाएगा। बात करते हैं सांद्र अम्ल की। कॉन्सनट्रेट एसिड, तो यहाँ पर जिस विलयन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। सांद्र अम्ल में जल की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। हमने इससे पहले पढ़ा कि तनु अम्ल में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक उसके विपरीत सांद्र अम्ल में जल की मात्रा बहुत ही कम होती है। देख रहे हैं आप लोग, बहुत कम होती है। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साल्ट, यानी कि लवण के बारे में। साल्ट अर्थात लवण। लवण क्या होता है, जैसा कि लवण शब्द, साधारण लवण का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, आम भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में एक सॉल्ट का प्रयोग करते हैं जिसे नमक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे साल्ट के बारे में। लवण क्या होते हैं, तो अम्ल एवं भस्म जब एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं तथा ये एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं
और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देख सकते हैं, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक लवण बनाते हैं पोटेशियम क्लोराइड और जल बनता है। अर्थात जब कोई भी अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है तथा जल बनता है। ये लवण में 2 आयन विद्यमान होते हैं, अर्थात लवण में 2 आयन मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक मूलक जो है अम्ल से तथा दूसरा मूलक भस्म से प्राप्त होता है। भस्मों से प्राप्त होने वाले मूलक धनात्मक होते हैं, जिसे भास्मिक मूलक कहते हैं, तथा ऋणात्मक आयन अम्ल से प्राप्त होते हैं, जिसे अम्लीय मूलक भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग लवण के नामकरण की, नॉमिनक्लेचर ऑफ साल्ट, यानी कि लवणों के नामकरण। लवण का नामकरण किस आधार पर किया जाता है, इसके बारे में कैसे किया जाता है। तो लवण का नामकरण करने के लिए उसमें उपस्थित मूलकों को ही आधार माना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे लवण में उपस्थित समान भास्मिक एवं समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवण का नामकरण किया जाता है। जैसा कि NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भस्मीय मूलक समान हैं, अतः इसे सोडियम आयन या सोडियम लवण भी कह सकते हैं। यानी कि सोडियम लवण इसे बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें भस्मीय मूलक समान है। ये भस्मीय मूलक जो कि भस्म से प्राप्त हुआ है, ये सोडियम, ये भी सोडियम। बात करते हैं जैसा कि NaCl, MgCl2 और KCl, इसमें जो है अम्लीय मूलक समान है। अम्लीय मूलक का मतलब जो मूलक अम्ल से प्राप्त हुआ है, जैसे कि Cl2 जो है अम्ल से प्राप्त हुआ है, अतः इसे क्लोराइड आयन या क्लोराइड लवण कह सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे लवणों का वर्गीकरण की। लवणों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो लवण का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है, जो कि पहला है सामान्य लवण। सामान्य लवण किसे कहेंगे? सामान्य लवण वे लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोक्सिल आयन नहीं रहते हैं, उसे सामान्य लवण कहते हैं। जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल अथवा हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं NaCl, KCl, MgCl2 के 2SO4, ये जो हैं सामान्य लवण है, क्योंकि इसमें किसी भी विस्थापन योग्य हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अम्लीय लवण अर्थात एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण किसे बोलेंगे? वे लवण जो किसी भस्म के द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, अर्थात इसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन होता है। अब आप लोगों को समझना ये होगा कि अम्लीय लवण किसे कहेंगे? जिसमें एक हाइड्रोजन उपस्थित हो। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है और ये अम्ल है H2SO4, तो अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। यहाँ पर बाइसल्फेट में हाइड्रोजन उपस्थित है, अर्थात ये विस्थापनशील है। यानी कि जिस लवण में हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से भस्मीय लवण, और भस्मीय लवण कौन सा होगा? भस्मीय लवण वैसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापन योग्य हाइड्रोक्साइड आयन, देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें भस्मीय लवण कहा जाता है। जैसा कि
PbOH का ऑल्ट लेड हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जब NO3 से कराई जाती है तब PbOH NO3 बनता है, यानी कि इसमें हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जिस लवण में हाइड्रोक्साइड उपस्थित होगा उसे क्या बोला जाएगा? भस्मीय लवण बोला जाएगा। तो बात किया हम लोगों ने लवणों के प्रकार की। आगे हम लोग इससे आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे ध्यान से देखें और समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।